सुप्रभात आप सभी को, राम राम। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, यूपीपीएससी आरओआर 2023 के लिए हम लोग करंट अफेयर की क्लास कर रहे हैं और इसमें आज हमारा 6वां लेक्चर है। हमने ये शुरू किया है कि फरवरी से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं हो तक कंटिन्यू हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, ताकि हमारा कहीं से भी जो 25 से 30% करंट अफेयर के फिक्स हैं वो गलती ना हो। ठीक है दोस्त, तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले वही पुराना एक मात्र निवेदन, अगर चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है भैया? वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए है तुषार मेहता, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है प्रमोद चंद्र मोदी, ऑप्शन डी है उत्पल कुमार सिंह। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए एनजीटी है क्या और इसका काम क्या है। तो मेरे दोस्त, एनजीटी की बात कर लेते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है ये 2010 में की गई थी, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें पूछा जाता है कि भाई इसका काम क्या है। तो एनजीटी का काम जो है ये पर्यावरण के मामले में द्रुत गति से काम निपटाना तथा जो हाई कोर्ट के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करना। हाई कोर्ट में मुकदमे के भार को कम करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए इसमें एनजीटी का तो हमने बताया, ये समझ लिया कि भाई एनजीटी ये है। ठीक है, और एनजीटी जो है यह कह सकते हैं कि जैसे हो सकता है आपसे, जैसे ये पूछा गया कि वो अध्यक्ष कौन है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एनजीटी में जो है कितने सदस्य हैं। तो भैया जो एनजीटी है इसमें आपके करीब 10 न्यायिक सदस्य हैं, 10 न्यायिक सदस्य और 10 विशेष सदस्य होते हैं। ठीक है, 10 विशेष सदस्य होते हैं। ठीक है, अब जैसे और क्या है, पूछ सकता है कि भाई ये कितने देशों में लागू है, जो एनजीटी है ये कितने देशों में लागू है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये 3 देशों में भी तीसरा देश भारत बन गया है। इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पे, उसके बाद आपका न्यूजीलैंड, और अब आपका तीसरे नंबर पे कौन बन गया है? भारत बन गया है। ठीक है, जो ये है ये आपका भारत बन गया। हालांकि जो ये पूछा जाता भाई जो हरित न्यायाधिकरण ये क्या है, तो ये अर्ध न्यायिक निकाय है। क्या भैया? अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसको भी जो है आप समझ लीजिएगा कि ये किस प्रकार से है। बेसिकली ये पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण व अन्य प्राकृतिक संसाधन के लिए जो है, जैसे आप देखते होंगे कि साहब कोई जो है कहीं से बालू निकलवा रहा है ना, या कुछ करवा रहा है जिससे नदी के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो एनजीटी क्या करती है? उस पर रोक लगाने का काम करती है, कहते भाई आप ये काम मत करिए। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसमें चर्चा कर लेते हैं कि भाई तुषार मेहता की बात कर लेते हैं। तुषार मेहता क्या है? तो मेरे दोस्त तुषार मेहता जो है ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। क्या है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, जनरल ऑफ इंडिया। बात कर लेते हैं उत्पल कुमार सिंह की। तो उत्पल कुमार सिंह जो है ये महासचिव लोकसभा है। क्या है? महासचिव लोकसभा, महासचिव लोकसभा है। प्रमोद चंद्र मोदी की बात कर लें तो प्रमोद चंद्र मोदी जो है ये महासचिव राज्यसभा है। क्या है? महासचिव राज्यसभा। और न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की बात कर लें तो यही हमारा राइट आंसर है, यही हमारे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग
का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको ऑप्शन दिया गया है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए राजीव गाबा, ऑप्शन बी आर हरि कुमार, ऑप्शन सी है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन डी है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये अगर आपसे जैसे पूछा जाता है कि भाई ये सीवीसी, तो ये सीवीसी क्या है ना, सीवीसी क्या है, अगर ऐसे आपसे पूछ लिया जाए और इसकी स्थापना कब होती है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना। तो बेसिकली आपसे हो सकता है कि पूछ ले कि भाई सीवीसी कब स्थापित हुई थी। तो मेरे दोस्त ये 1964 में जो है सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना जो है बेसिकली अगर कहा जाए तो ये हुई तो थी 1964 में, लेकिन जो है 2003 में इसको 1964 में इसकी स्थापना होती है। 2003 में इसको ये कहा जाता था, अब ये जो है बेसिकली आपका जो सब भ्रष्टाचार नियंत्रण का सबसे सर्वोच्च संस्थान इसको संस्थान के रूप में इसको किया गया। भ्रष्टाचार नियंत्रण का सर्वोच्च संस्थान पूछा जा सकता है आपसे, सर्वोच्च संस्थान। ठीक है, और ये एक बहुसदस्यीय संस्था है, इसमें ऐसा नहीं कि जो है 2, 4, 10 ऐसे देश हैं या 10 व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है, ये बहुसदस्यीय है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम बात कर लेंगे साहब, जैसे ये तो हो गया कि साहब ये कब स्थापित हुई और इसका काम क्या है, ये दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं कि साहब इसमें जो है आपको जानना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ है ना, नहीं तो पता लगा जो है आप पढ़ते रहेंगे और ये चीज़ पता ही नहीं रहेगी आपको। तो इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए। जैसे अगर हम बात कर लें राजीव गाबा की, तो ये राजीव गाबा क्या भैया, ये कैबिनेट सचिव हैं। क्या भैया, ये कैबिनेट सचिव हैं। आर हरि कुमार की बात कर लेते हैं दोस्त, तो आर हरि कुमार जो है ये नौसेना अध्यक्ष हैं। क्या भैया, नौसेना अध्यक्ष हैं। तो नौसेना अध्यक्ष की बात जब हो रही है तो आप ऐसे समझिए, अगर आपसे पूछ ले थल सेना अध्यक्ष कौन है, थल सेना का अध्यक्ष, तो ये है आपके मनोज पांडे। कौन भैया, ये आपके मनोज पांडे हैं। अगर आप थल सेना हो गया, वायुसेना अध्यक्ष पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, तो ये है वी आर चौधरी, ये आपके हैं। ठीक है, अब अगर यहीं सर्वोच्च सेनापति पूछ लिया जाए, क्या सर्वोच्च सेनापति, तो भैया सर्वोच्च सेनापति कौन है सर्वोच्च सेनापति आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, राष्ट्रपति होता है ना, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम आपसे पूछ ले भैया सीडीएस कौन है, तो सीडीएस जो है ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, ठीक है दोस्त। अब बात कर लेते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू की, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये आपकी कैग हैं, CAG हैं। ठीक है, 148 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू ये कैग हैं। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यही आपसे अगर ये पूछ दे भाई CGA कौन है, ठीक है, CGA महालेखा नियंत्रक कौन है, तो SS दुबे हैं। कौन है, SS दुबे हैं। अब इसमें ये तीनों तो गलत हो गए साहब, बचा के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यही आपके क्या है, यही आपके CVC के अध्यक्ष हैं या CVC के प्रमुख हैं। इनको ये किस नंबर के हैं, तो 19वें नंबर के हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या भैया, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? समीर वी कामत, अजीत कुमार मोहांती, S सोमनाथ, नलथंबी, कोलाई सेल्वी। बताओ भैया। देखिए हम बात करते हैं अगर ऑप्शन ए की समीर वी कामत, तो समीर वी कामत जो है ये DRDO के निदेशक हैं। इसके DRDO के निदेशक हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अगर बात करते हैं अजीत कुमार मोहांती की, तो अजीत कुमार मोहांती या इनको AK मोहांती ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग के भी अध्यक्ष हैं और अलग से जो है ये बार्क के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के भी अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है,
नथलंबी कलाई सेल्वी की बात कर लेते हैं तो ये भैया हैं CSIR के निदेशक। किसके? CSIR के निदेशक कौन है? नलथंबी कलाई सेल्वी हैं। और यहाँ पे जो ये 3 ऑप्शन तो गलत हो गए, बचा क्या है? सी ऑप्शन, S सोमनाथ। ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक कौन बनी है? IMF की ये बहुत पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमने इसको चुना है। ऑप्शन ए है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ऑप्शन बी है नागोजी ओंकाजा-इवेला, ऑप्शन सी है रेबेका ग्रीन्सपैन, ऑप्शन डी है एंद्रा अजोल। देखिए सर, हम अगर बात करते हैं इसकी तो एक चीज़ हम बता दें आपको, जैसे अगर आप इसके विषय में जानना है जैसे IMF, तो आप जैसे मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो तो इम्पोर्टेंट है, जो हम आपको जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप किसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए सर, IMF की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC मुख्यालय है। ठीक है, IMF की अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा पहला ऑप्शन है। तो भाई क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है कौन? जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है ये बेसिकली है कौन? ठीक है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है ये IMF की अध्यक्ष हैं, ये तो बात बिल्कुल राइट है। नाकोजी ओंकाजा-इवेला कौन है? तो भैया नाकोजी ओंकाजा-इवेला WTO की क्या है? ये WTO की अध्यक्ष हैं, या WTO की महासचिव बोल सकते हैं इनको आप। ठीक है, उसके बाद जो है अंकटाड, जो रेबेका ग्रीन्सपैन है ये अंकटाड की है, अंकटाड की जो है ये अध्यक्ष बनी है, ये कोस्टारिका की हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन आपके सामने है एंद्रा अजोल। ये क्या भैया? तो ये आपके यूनेस्को की हैं। किसकी है? यूनेस्को की है। यूनेस्को की क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, यूनेस्को की अध्यक्ष या इसको महानिदेशक बोल देते हैं। तो एंद्रा अजोल जो है ये यूनेस्को की हैं, रेबेका ग्रीन्सपैन ये अंकटाड की हैं, नाकोजी ओंकाजा-इवेला WTO की हैं, और ऑप्शन ए क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये IMF की प्रबंध निदेशक बनाई गई हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? हाल ही में अरब सागर में आए तूफान निसर्ग का नामकरण किस देश ने किया है? ऑप्शन ए ईरान ने, ऑप्शन बी बांग्लादेश ने, ऑप्शन सी थाईलैंड ने, ऑप्शन डी पाकिस्तान ने। बताओ भैया किसने किया है? देखिए, जो अभी हाल ही में तूफान निसर्ग आया था, तो ये बेसिकली निसर्ग जो है ये महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर, महाराष्ट्र गुजरात, जाहिर सी बात है अरब सागर की बात है तो इसी जगह पे महाराष्ट्र गुजरात ये इसको कवर किया था। ठीक है, हालांकि ये इधर ही आया था, जैसे ये भारत का नक्शा बनाएंगे ना, तो हालांकि ये तो सब सारे के सारे इस वाले जो जितने अरब सागर वाले ही हैं, लेकिन बेसिकली जो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र और गुजरात ये जो एरिया है यहीं पे आपका निसर्ग आया था। अब पूछा है इसका नामकरण किसने किया था? अब जाहिर सी बात है, अब अगर इसके नामकरण की बात पूछी जाएगी तो भैया एक चीज़ आप ये भी जान लीजिए, जैसे ईरान, बांग्लादेश, तो ईरान जो है, पहले ये जान लीजिए, ईरान जो है, ईरान ने जो है किसका, कौन सा एक तूफान था उसका नामकरण किया था? ईरान ने निवार का किया था। निवार कहाँ पे आया था? तमिलनाडु पुडुचेरी में आया था, ये बंगाली खाड़ी में आया हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, तो बांग्लादेश ने जो है ये निसर्ग का भी नामकरण किया है, और बीपरजॉय करके एक आया था। क्या? बीपरजॉय करके आया था, ये भी अरब सागर में गुजरात महाराष्ट्र में आया था। बीपरजॉय और निसर्ग, इसको भूलिएगा मत आप। ठीक है, बीपरजॉय निसर्ग। और बात कर लेते हैं किसकी? थाईलैंड की। तो थाईलैंड बंगाली खाड़ी में उठा जो एक तूफान था अम्फान, अम्फान का नामकरण किसने किया था? अम्फान का नामकरण थाईलैंड ने किया था। ठीक है, और किसका? अम्फान हो गया, और उसके बाद सितरंग हो गया। कौन सा? सितरंग का भी नामकरण किसने किया था? थाईलैंड ने किया था। ठीक है दोस्त, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान क्या देगा भैया? पाकिस्तान तो गुलाब ही दे सकता है, गुलाब के बदले गोली देगा। ठीक है, तो पाकिस्तान ने जो है ये नामकरण किया था गुलाब का। गुलाब किस कहाँ पे आया था? तो मेरे दोस्त गुलाब जो है जो गुलाब तूफान था वो भी बंगाल खाड़ी में ही आया था, और ये उड़ीसा के जो उड़ीसा का तट है इसको टच किया था। ठीक है दोस्त, तो उड़ीसा का जो तट था उसको टच किया था ये। तो इसमें देखिए आपसे पूछा क्या गया था? निसर्ग के बारे में मेरे दोस्त, तो निसर्ग जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न लेते हैं। विश्व का शीर्ष सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए है फ्रंटियर, ऑप्शन बी फुवाकू, ऑप्शन सी है लूमी, ऑप्शन डी परम सिद्धि। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं सर कि जैसे परम सिद्धि क्या है, तो भैया ये भारत का शीर्ष सुपर कंप्यूटर है, शीर्ष सुपर कंप्यूटर भारत का है। ठीक है, ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये CDAC पुणे में स्थापित किया गया। कहाँ पे? CDAC पुणे में स्थापित किया गया है। ठीक है, लूमी जो है ये फिनलैंड का है। कहाँ का है? फिनलैंड का शीर्ष कंप्यूटर है। फुगाकू जो है ये जापान का है। कहाँ का है? जापान का शीर्ष कंप्यूटर है। अगर हम फ्रंटियर की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ का है? ये आपका अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का है। अमेरिका शीर्ष कंप्यूटर पूछा का विश्व का सबसे शीर्ष कंप्यूटर, तो 1 नंबर फ्रंटियर आता है, 2 नंबर फुगाकू आता है, 3 नंबर पे ये आता है। ठीक है दोस्त, तो ये तीनों की तीनों है, तो ऑप्शन ए क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न लेते हैं भैया। क्या 7वां प्रश्न? हबीबगंज रेलवे के स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी टांटिया मामा रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। देखिए सर, अगर हम एक तरफ से बात कर लेते हैं तो जो सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन है, इसका पहले जो नाम था वो था चर्च गेट रेलवे स्टेशन। क्या नाम था? चर्च गेट रेलवे स्टेशन नाम था। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं वीरांगना जो लक्ष्मीबाई है, ठीक है, इसका क्या नाम पहले था? तो इसका पहले नाम झांसी रेलवे स्टेशन था। क्या था? झांसी रेलवे स्टेशन था। टाटा मामा रेलवे स्टेशन की बात कर लेते हैं भैया, तो टाटा मामा ये पातालपानी रेलवे स्टेशन था। कौन सा? पातालपानी रेलवे स्टेशन था। ठीक है, और जो पातालपानी रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पे? तो ये है आपके इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में। झांसी रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो है, जो सीडी देशमुख के नाम पर प्रस्तावित है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है ये इसका नाम यही नाम बदला हुआ है, किसका? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस की सरकार ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया, वह पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ऑप्शन बी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ऑप्शन सी ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑप्शन डी कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पुरस्कार देखिए है क्या कि नरेंद्र मोदी जी को कई देशों से पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कौन कहाँ से मिला हुआ है। तो देखिए हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो जो आपका कंपोनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी 2023 है, ये फिजी के देश से मिला है। कहाँ से मिला है? ये फिजी से मिला है। ठीक है दोस्त, अब यहीं पे अगर जैसे ये सेम रहे कंपेनियन ऑर्डर ऑफ ये रहे, और यहीं पे अगर हम लोगाहू कर दें, क्या कर दें? लोगाहू कर दें, तो ये मेरे दोस्त कहाँ से मिलेगा? ये आपके पपुआ न्यू गिनी से मिला था। पपुआ न्यू गिनी से मिला था। ठीक है, बेहद सम्मान। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो ऑर्डर ऑफ द नाइल मेरे दोस्त है, ये कहाँ से है? तो ये है आपके मिस्र से। कहाँ पे है? मिस्र से है। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, अगर ऑनर की बात होगी, जैसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है, तो लीजन ऑफ ऑनर अगर है तो मेरे दोस्त एक देखिए यहाँ पे लीजन ऑफ ऑनर है और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑनर है। तो अगर लीजन ऑफ ऑनर की बात होगी तो ये होगा क्या? फ्रांस से। और अगर ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ द ऑनर की बात होगी तो मेरे दोस्त ये कहाँ से होगा? ये हो जाएगा आपका ग्रीस से। कौन सा? ग्रीस से। तो भैया यहाँ पूछा क्या? फ्रांस की सरकार पूछा है, तो इसमें फ्रांस की सरकार क्या दिया? लीजन ग्रैंड ऑफ द ऑनर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या है? एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना की किस सरकार ने शुरू की है? केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सरकार, ऑप्शन डी केरल सरकार। बताओ भैया,
अगर हम बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्रालय की, जैसे यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय की बात कर लेते हैं, तो जल शक्ति मंत्रालय ने जो एक शुरू किया था, जो है एक मिशन शुरू किया था, कैच द रेन, याद होगा आपको, कैच द रेन शुरू किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कुछ जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पॉलिटेक्निक चलो अभियान, पॉलिटेक्निक चलो अभियान, पॉलिटेक्निक चलो अभियान। उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, दुग्ध मिशन योजना। ठीक है, उसके बाद जो है आपका अभ्युदय कोचिंग वाला चल ही रहा है। ठीक है दोस्त, तो मध्य प्रदेश सरकार जो है ये क्या शुरू की है, तो भैया मध्य प्रदेश सरकार तो बहुत सारी योजनाएं शुरू की हुई है। ठीक है, जैसे उसमें जो महत्वपूर्ण की श्रेणी में आप रखेंगे तो लाडली बहना योजना, जो लाडली बहना योजना। उसके बाद जो है आपका लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो भैया ये तो आपके तीनों के तीनों गलत हो गए। बचा क्या, केरल सरकार। केरल सरकार ने हाल ही में एक पंचायत एक खेल मैदान की योजना शुरू की है। अब यहीं पे जैसे बात कर लेते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, इसकी जो शुरुआत है वो किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, और यहीं पे अगर आपसे ये कहें एक ब्लॉक एक खेल मैदान, तो वो शुरू किया आपके हरियाणा सरकार ने। तो फिलहाल इसका आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 10वां नंबर, पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, भुवनेश्वर में या बीकानेर राजस्थान में? बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो भी हाल ही में संपन्न हुआ है वो हुआ चाचिन चराई। क्या? चाचिन चराई महोत्सव। चाचिन चराई महोत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में भी हाल ही में जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, और क्या, सियांग उनिंग, और क्या हुआ था, सियांग उनिंग महोत्सव भी यहीं पे आयोजित हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। किसकी बात कर लेते हैं? तमिलनाडु की बात कर लेते हैं भैया। तो तमिलनाडु में कौन सा है? तमिलनाडु में आपका है आदि परक्कू। क्या है? आदि पेरक्कू उत्सव। आदि पेरक्कू उत्सव जो है ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, अब बात कर लेते हैं जैसे जो बीकानेर राजस्थान की। तो भैया जो बीकानेर राजस्थान है वो 14वां सांस्कृतिक महोत्सव यहाँ मनाया गया है। 14वां सांस्कृतिक महोत्सव यहाँ मनाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा में पहला जनजातीय खेल उत्सव मनाया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, पहला जनजातीय खेल उत्सव मनाया गया है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, जदेरी नामकट्टी भौगोलिक संकेत किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो उत्तर प्रदेश में कई हैं। सबसे पहला क्या है? जलेसर धातु शिल्प। क्या है? जलेसर धातु शिल्प जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है अमरोहा ढोलक है। ठीक है, उसके वजह से आप नाम देखें, बागपत होम फर्निशिंग है, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद है, उसको कालपी हस्त में निर्मित कागज है। ठीक है, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प है, मैनपुरी तरकासी है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो, जैसे आपसे पूछे आदम चीनी, क्या पूछे?
आदम चीनी पूछे आपसे, आदम चीनी कहाँ का है, तो भैया ये आपका यहीं पे है, ठीक है। बखीरा ब्रासवेयर, बखीरा ब्रासवेयर भी यहीं का है, ठीक है दोस्त। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की है। तो अगर हम बात कर लेते हैं कहाँ की, तमिलनाडु की, तो मेरे दोस्त तमिलनाडु में 3 चीज़ें फेमस हैं। पहला क्या, पहला तो यही जो आपसे पूछा गया, जदेरी नाम कट्टी, जदेरी नाम कट्टी पूछा गया है। दूसरा क्या मेरे दोस्त, दूसरा आपसे है चेदी बूटा साड़ी, चेदी बूटा साड़ी है, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई अगला क्या है तमिलनाडु वाले का, अगला है जैसे चंदीबट्टी साड़ी हो गया, जो है फिर आपका मैटी केला, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया आज के टाइम में, मैटी केला, ये भी, इसको भी जीआई टैग दिया गया, ठीक है दोस्त। और अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, अगर हम बात कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में क्या है, तो भाई आंध्र प्रदेश का इम्पोर्टेंट क्या, अराकू वैली, क्या है, अराकू वैली जो है ये आंध्र प्रदेश का है। और उसके बाद काली मिर्च है, ये भी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है दोस्त। अब बात कर लेते हैं भैया मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में क्या है भैया, मुरैना गजक है, क्या है, मुरैना गजक, मुरैना गजक है। गोंड पेंटिंग है, गोंड पेंटिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है रीवा की सुंदरजा आम है, सुंदरजा आम, सुंदरजा आम रीवा का है, ठीक है। तो ये सारे जीआई टैग मिले। पूछा क्या, जदेरी नाम कट्टी, तो ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक कौन थे, ठीक है। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन श्रृंखला, ऑप्शन बी अमिताभ कांत, ऑप्शन बी जी अशोक कुमार, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी जी अशोक कुमार, ऑप्शन डी है आपका आर के सिंह। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं भैया आर के सिंह क्या है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ये आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी अशोक कुमार क्या भैया, तो भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक, भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक जो है जी अशोक कुमार को बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि भैया अमिताभ कांत क्या थे, तो ये भारत की ओर से G20 के शेरपा थे, ठीक है। और यहाँ बात कर लेते हैं हर्षवर्धन श्रृंखला की, तो यही आपके क्या थे, ये G20 के मुख्य समन्वयक थे। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ बनाया जा रहा है, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, लेह लद्दाख में या केरल में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सर। कहाँ बनाया जा रहा है भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु में तो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है तो ये है भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड डाकघर, 3D प्रिंटेड डाकघर, ठीक है। आगे बात कर लें जैसे केरल की, जैसे अगर आपसे पूछे भाई केरल का क्या है, तो केरल में भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र ये है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं लेह लद्दाख की, तो पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा जो है ये भी लेह लद्दाख की है। तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज केंद्र जो है हैदराबाद तेलंगाना में खोल गया। ऑप्शन भी बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र के पूर्व संयुक्त रूप से
जो है सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इजराइल। देखिए अगर बात करते हैं इजराइल की मेरे दोस्त, तो इजराइल से जो है जैसे इजराइल से औद्योगिक अनुसंधान के विकास में सहयोग, ठीक है, करने के लिए बहुत सारे समझौते हैं। उसके बाद जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेपाल की। तो भैया नेपाल जो है बिजली निर्यात से समझौता हुआ, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। बिजली निर्यात से समझौता, बिजली निर्यात हेतु समझौता हुआ, ठीक है मेरे दोस्त। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। अभी जैसे अमेरिका में अंतरिक्ष सहयोग के लिए जो है ये अभी समझौता हुआ है, और यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र, ये जो है जापान से समझौता हुआ, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न लेते हैं भैया। हाल ही में विरासत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी नीति आयोग। चलिए बताइए सर। देखिए नीति आयोग के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका नाम है आपका ई अमृत। क्या है? ई अमृत पोर्टल, ठीक है। ये किस लिए बनाया गया है? तो भैया ये भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं भैया आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया है? तो ये बनाया गया है स्केल ऐप। कौन सा? स्केल ऐप बनाया गया है, ठीक है दोस्त। अब ये स्केल ऐप का क्या काम है? तो चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए समाधान बताया गया, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्या, ग्रामीण विकास मंत्रालय। किसके द्वारा? कि भाई ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया जलदूत ऐप। कौन सा? जलदूत ऐप, ये शुरू किया गया है। ये किस लिए भैया? तो देश भर के गांवों के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए, ठीक है दोस्त। तो ये तीनों गलत हो गए। बचा क्या? विरासत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भैया ये लॉन्च किया गृह मंत्रालय ने। किसने? गृह मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। क्या भैया? हाल ही में चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन बनाए गए हैं? सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, ऋषभ पंत, विराट कोहली। बताओ सर इसमें क्या राइट आंसर होगा? किसको भी हाल ही में बनाया गया है? देखिए अगर हम बात कर लेते हैं विराट कोहली की, तो मेरे दोस्त जो विराट कोहली हैं वो HSBC के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। उसके बाद जो है डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर है। मतलब बहुत सारी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर। ऋषभ पंत की बात आप करते हैं तो ये जो है स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। किसके? स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। शाहरुख खान की बात कर लेते हैं भैया, तो ये है ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो बचे कौन? सचिन तेंदुलकर। यही क्या बनाए गए हैं? चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन बनाए गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। हाल ही में क्वाड देशों के बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कौन सा संयुक्त नौसेना अभ्यास संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए नोमैडिक एलिफेंट, ऑप्शन बी एकता युद्धाभ्यास 2023, ऑप्शन सी मालाबार युद्धाभ्यास 2023, ऑप्शन डी है अजय वॉरियर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम नोमैडिक एलिफेंट की बात करते हैं दोस्त, तो ये आपका भारत और मंगोलिया किसके बीच? भारत प्लस मंगोलिया के बीच में, ठीक है। और ये कहाँ हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर सिडनी में हुआ है। एकता युद्धाभ्यास की बात कर लेते हैं, तो इकुवेरिन ये दोनों के दोनों जो किससे होते हैं? तो भैया ये दोनों भारत और मालदीव, किसके बीच? भारत प्लस मालदीव,
ये दोनों होते हैं। अजय वारियर जो है ये आपका भारत और अमेरिका के बीच है, ठीक है, जो इंडिया प्लस यूएसए, इंडिया प्लस यूएसए, बहुत सारे, जैसे अब इसी में अजय वारियर है, फिर कोप इंडिया है, कोप अजय वारियर हो गया, कोप इंडिया हो गया, कोप इंडिया भी जो है भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। और फिर आगे चल करके जैसे बहुत सारे जो युद्धाभ्यास होते हैं, युद्धाभ्यास नाम भी जो है ये, जैसे अगर पूछे युद्धाभ्यास किसके बीच होता है तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। पूछा कि ऑस्ट्रेलिया के पूरे तट पर कौन संपन्न हुआ है, तो मालाबार युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है। क्वाड बोले तो इसमें 4 देश हैं, कौन कौन से, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और उसके बाद आपका आता है अमेरिका। ये चारों देश मिलकर के क्वाड का निर्माण किए थे, और इस क्वाड का जो युद्धाभ्यास हुआ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ है, ठीक है, सिडनी में। 18 नंबर, 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है जेद्दा सऊदी अरब, ऑप्शन सी है नई दिल्ली भारत, ऑप्शन डी है मैड्रिड स्पेन। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में तो ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन हुआ है। किसका? ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे थे मैड्रिड स्पेन की, तो भैया जो मैड्रिड स्पेन है यहाँ पर जो है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन दिया, ठीक है। नई दिल्ली भारत की बात कर लें तो यहाँ पर G20 हुआ है, जिसके आपके अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की। जो भारतीय शेरपा थे वो अमिताभ कांत थे, ठीक है। जो अगली बैठक होगी G20 की वो होगी ब्राज़ील में 2024 में। इसका जो राइट आंसर है वो जेद्दा सऊदी अरब है। यहीं पर जेद्दा सऊदी अरब में 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन सतर्क, उसके बाद आपका ऑपरेशन नारकोस, ठीक है। तो भैया देखो अगर हम बात कर लेते हैं कि जो है इसमें क्या क्या है, तो जो ऑपरेशन नारकोस है इसकी अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो ऑपरेशन नारकोस जो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा तैनात, जो रेलवे सुरक्षा बल है द्वारा रेल के तैनात सभी जवानों के द्वारा जो रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए नारकोस बनाया गया, ठीक है। उसके बाद जो है बनाया गया ऑपरेशन सतर्क, ठीक है, कि भैया आप सतर्क रहिए। सतर्क किससे रहेंगे? तो सतर्क रहना किससे? अवैध, जैसे जो ऑपरेशन सतर्क है ये बेसिकली जो है ये आपका जैसे जो यात्रा कर रहे लोग होते हैं ट्रेनों में, अवैध तंबाकू, अवैध शराब की जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑपरेशन आहट की। भाई आहट क्या है? तो आहट रेलवे के द्वारा नहीं चला जाता है, बल्कि ये चलाया जाता है जो है ऑपरेशन आहट जो है ये जो ये रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा जो महिला और बच्चों की तस्करी है, जो महिला और बच्चों की तस्करी है वो ऑपरेशन आहट के द्वारा ही जो है चलाया जाता है कि भैया ऑपरेशन आहट के माध्यम से ही हम जो है जो महिलाओं की तस्करी है उसको रोकने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑपरेशन आहट का ही क्या है? प्रभाव है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसमें राइट आंसर तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन सर्द हवा क्या ये भी जान लेते हैं। तो ये BSF के द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा? BSF के द्वारा चलाया जाता है। और BSF के द्वारा चलाए जाने का मात्र एक उद्देश्य ये है कि जो राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटना होती है उसको रोकने के लिए कुछ उचित उपाय किए जाएँ, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑपरेशन आहट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर, 20वां और सबसे अंतिम प्रश्न, ठीक है। टॉप 20 प्रश्न हम पर डे लेकर के आते हैं। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत कौन सा स्थान है शांति सूचकांक में? ऑप्शन ए 126वां, ऑप्शन बी 80वां, ऑप्शन सी है आपका 123वां, ऑप्शन डी है आपका 161वां। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम बात कर लेते हैं 161 की,
भाई 161 की बात कर लेते हैं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, ये 161 पे है। ठीक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये 161 नंबर पे, इसको जारी कौन करता है भैया? तो इसको जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है इसको जारी करता है। हम बात कर लेते हैं भाई 127 नंबर पे कौन है? तो 127 नंबर पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, गैप इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये आपका विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जो इसको 127 नंबर जारी करता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई 80वें नंबर पे कौन सा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये आपका 80 नंबर पे है। और शांति की बात कर लेते हैं, शांति और खुशहाली तो 126वें नंबर पे ये दोनों खुश हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर, सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।